अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ इन्फ्लेशनरी गैप। पहले हमने डिफ्लेशनरी गैप देखा जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड जो है वो लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई। आज हम देखेंगे इन्फ्लेशनरी गैप जहाँ पे हमारी एग्रीगेट डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रेटर होती है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। वो कैसे होता है? जब आपके कंजप्शन इंक्रीज़ होती है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ करते हो या इकोनॉमी में ओवरऑल आपके एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज़ होते हैं, उससे क्या होता है कि डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ गई है प्रोडक्शन की या आउटपुट की उनकी, ठीक है, गुड्स की, तो वो उतना प्रोड्यूस करना जो है वो ज़्यादा कर देंगे, इन्वेस्ट करना ज़्यादा कर देंगे। जब वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली जो है ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए उनको वर्कर भी उतने ही चाहिए होंगे। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट इकानमी में बढ़ेगी और दूसरा इनकम लेवल भी बढ़ेगा। जब भी इकानमी में आपके एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ होते हैं, उससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न होता है, जिससे वो इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ाते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी में आपकी नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब अकॉर्डिंग टू केन्स कि जो आपकी नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो जब आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंच जाता है तो उसके बाद जो अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल जो आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है वो मॉनेटरी टर्म्स में इंक्रीज़ होती है, रियल टर्म्स में इंक्रीज़ नहीं होती। मींस कि मॉनेटरी टर्म्स उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट नहीं होती, ठीक है, और रियल टर्म्स में आपकी जो है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद जो आपकी रियल वेरिएबल्स होते हैं ना, वो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद उनको रियल वेरिएबल्स कहा जाता है, जो कि जबकि जो मॉनेटरी वेरिएबल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेशन जो आपकी होती है वो एडजस्ट नहीं होती, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स जब भी आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल 10 होता है उसके बाद जो आपकी नेशनल इनकम बढ़ती है वो रियल टर्म्स में नहीं बल्कि मॉनेटरी टर्म्स में बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम ग्राफ देख लेते हैं इसका। हमने कल देखा कि हमारे पास यहाँ पे करके जो है इक्विलिब्रियम आया था जो कि बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। इन्फ्लेशनरी गैप में क्या होगा? अबव द एम्प्लॉयमेंट लेवल है। अब सपोज वी हैव अ एम्प्लॉयमेंट लेवल दिस, ठीक है, जहाँ पे हमारे 400 एम्प्लॉयमेंट लेवल है YF, ठीक है, और ये सप्लाई भी हमारे पास 400 है। ये C+S जो है हमारे पास सप्लाई कर्व था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे एक्सपेंडिचर्स कितने हो रहे हैं? C+I देखें तो हमारे एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं? 420। अगर तो होते 400 तो आपका जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट अटेन हो जाना था, ठीक है, लेवल, लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स कितने हैं यहाँ पे? 420, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं आपके जो है सप्लाई से, तो क्या होगा? डिमांड इंक्रीज़ होगी। डिमांड के इंक्रीज़ होने से आपकी इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा। प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंक्रीज़ होने से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी। और हमने कल देखा था जब इन्वेस्टमेंट 1 टाइम्स जो है कम होती है तो 3 टाइम्स नेशनल इनकम बढ़ती है, ठीक है। सपोज़ कि आपकी 20 टाइम्स जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ी है तो आपका क्या है? 60 टाइम्स जो है या 60 करोड़ जो है वो आपकी नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज़ करेगी। देखें 400 है तो आपकी 20% जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो 20% इंक्रीज़ होने से आपकी जो है 60% जो है 60 करोड़ जो है वो आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है 20 करोड़ इंक्रीज़ होने से। ये वाला 20 करोड़ आपका इंक्रीज़ हुआ है। इस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने से जो आपकी ओवरऑल नेशनल इनकम इंक्रीज़ हुई है वो 460 करोड़ है। और वो 460 करोड़ आपको कहाँ पे इक्विलिब्रियम टेन होगा? जहाँ पे आपका C+I जो है वो S+I से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो वाला इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और यहाँ पे फिर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, जहाँ पे आपके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एग्रीगेट सप्लाई इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो इतना है BFE ये आपका जो है इन्फ्लेशनरी गैप को शो कर रहा है, ठीक है। और बिल्कुल डिफ्लेशनरी गैप के ऑपोजिट है। मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट सपोज ये था हमारे, या इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पे C+I को आपने देखना है और वो हमारे एक्सपेंडिचर कितने हो रहे हैं? 420, मींस के वो एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई क्या है हमारे यहाँ पे? 400। तो
एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है आपके एक्सपेंडिचर, तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे आपकी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, प्रोड्यूसर का उनकी इनकम इंक्रीज़ हुई है तो वो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज़ करेंगे 1 टाइम्स तो 3 टाइम्स आपकी नेशनल इनकम ओवरऑल जो है वो इंक्रीज़ करेगी मोनेटरी टर्म्स में, ठीक है। यहाँ तक जो है रियल टर्म्स में आपकी इनकम इंक्रीज़ करेगी और उसके आफ्टर दैट पॉइंट आपका जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अबव फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है तो मॉनेटरी टर्म्स में आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेगी और एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो इंक्रीज़ करेगा। अब नीचे वाले ग्राफ में उन्होंने प्राइस लेवल का और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का रिलेशन बताया। जिस तरह आपने सिंपली वर्टिकल लेके आए थे, यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई कर्व था आपका और दिस जो है वो ठीक है यहाँ तक बढ़ती है, उसके बाद जो है वो सेम रहती है क्योंकि आपका जो आउटपुट है, रियल आउटपुट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं करेगा, बल्कि आपका आउटपुट लेवल जो है वो इस लेवल तक ही इंक्रीज़ करेगा 400 तक, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी टर्म्स में आपकी जो है नेशनल इनकम इंक्रीज़ करेगी, आपका आउटपुट लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा। और जब आउटपुट लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा और डिमांड दूसरी साइड पर बढ़ती जाएगी तो आपके प्राइसेज जो हैं वो PF से PA की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपकी एग्रीगेट डिमांड पहले ये वाली थी, ये वाला पॉइंट था आपका फुल एम्प्लॉयमेंट का, और उसके बाद एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने के बाद जो है आपका AD1 होगा और आपकी जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ होकर PA तक आ जाएगा, ठीक है। और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, A, ठीक है। ये था आपका इन्फ्लेशनरी गैप। अब इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है, बिल्कुल जिस तरह डिफ्लेशनरी गैप को रिमूव करने का मेथड थे, मेजर्स थी, उसी तरह उसके ऑपोजिट करोगे तो आपके इन्फ्लेशनरी गैप को आप रिमूव कर सकते हो। उसमें क्या है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ किया जाए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ किया जाए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाए, सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई कर दे जिससे कमर्शियल बैंक्स भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे और मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी और उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिस्करेज होगी और इन्वेस्टमेंट जब डिस्करेज होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, जब प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी जो कंजप्शन भी कम होगी और कंजप्शन जब कम होगी तो एग्रीगेट जो है एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाएंगे और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जब कम होंगे तो इकॉनमी खुद ही जो है वो बैलेंस की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।